नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेते हैं एक रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा सिबिल को पकड़ लिया था और वेपन काम करने लगा था। जैसे वो वाइब्रेट होता है हम देखते हैं कि सिबिल के सर में बहुत बुरा दर्द होता है और वो वीक पड़ जाती है। बट हम देखते हैं डेमन उसको छोड़ के जा चुका था और हम देखते हैं डेमन को कंट्रोल कर रही है अपने सिंगिंग एबिलिटी से सिबिल। और वहीं पर हम देखते हैं डेमन ने टाइलर लॉकवुड को भी मार दिया था और उसके पास कोई प्लान है जो सिबिल प्लान करने लग रही है। और अब देखते हैं इस एपिसोड में। और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे मैं दी ओरिजिनल सीरीज इसके बाद जरूर लाऊं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। हम पहला सीन देखते हैं 750 बीसी का, जो बहुत पहले की बात थी। वहां पर हम जंगल में जमीन पे दो लड़कियों को सोते हुए देखते हैं, जिनमें से एक स्टोरी सुनाने लगती है आर्केडियस की। उसको शॉर्ट में लोग केड बुलाते थे और वो बहुत ही अच्छा जेंटलमैन और बहुत ही अच्छा इंसान था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की पूछने लगती है कि वो साइकिक था और ये कहने के बाद स्टोरी बताते हुए वो लड़की बोलती है हाँ वो पहला साइकिक था, इसकी वजह से उसको फेम मिला था लाइफ में और उसकी मौत भी उसी वजह से हुई थी। और फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं केड का। वहां पर हम देखते हैं केट देख रहा था एक बूढ़े आदमी को जो एक बच्ची को देख रहा है और उसके पास जाकर उसके कान में बोलता है तुमको ये चीजें शोभा नहीं देती और ये फीलिंग इम्प्योर है उस बच्ची के लिए, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ ये सब दिमाग से निकालने के लिए। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और तभी उस स्टोरी में बताती है कि उस बंदे ने पूरे गांव के लोगों को उसके खिलाफ कर दिया और उसको एक तरह से साइकिक इविल बता के उस पर हमले करवाए और उन लोगों ने उसे पकड़ के बांध दिया। और हर एक ह्यूमन बीइंग जो उसके दोस्त भी थे सबने उसके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। और तभी केट को समझ आया अगर वो किसी की भलाई चाहेगा तो भी उसको बुराई मिलने वाली है और सारे ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा इविल है, उनका ट्रू फेस ही इविल है। वहीं पर हम देखते हैं जिन बच्चों के साथ वो खेलता था वही उसे पत्थर फेंक रहे थे और उसे जिंदा जला देते हैं। और वहां पर हम देखते हैं केट बहुत दर्दनाक मौत मर जाता है। तभी वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हें एक हैप्पी स्टोरी सुनाने के लिए कही थी, तुमने क्या सुना दिया। और वो दूसरी लड़की डरने लगती है और तभी वो बड़ी उम्र की लड़की बोलती है मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई है केट की, क्योंकि केट के साथ ये सब हुआ उस दिन के बाद सारे इविल मैन एक तरह से पनिश होते हैं केट के अंडर, वैसे हम भी करेंगे जिन लोगों ने हमें यहाँ पर छोड़ा है। और तभी हमें पता चलता है एक बंजर आइलैंड के ऊपर ये दोनों लड़की अकेली थी और ये रात का टाइम था और यहीं पर ये एपिसोड शुरू होता है। तभी हम देखते हैं स्टेफन को प्रेजेंट टाइम में जो उठता है और वो अभी आर्मरी के अंदर था। उसके पास आता है कैरोलाइन का फोन और बोलती है कैरोलाइन तुम अपने घर भी जा सकते थे, मुझे पता चला है तुम आर्मरी में हो। और ये कहने को बोलता है हाँ मैं यहीं पर सो गया था और तुम बताओ एंजो का क्या हाल है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ बानी उससे डील कर रही है उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने के लिए, बट बहुत ज्यादा हार्श हो रहा है उस पर और बानी को उल्टा सीधा बोल रहा है। बट बानी इग्नोर करते हुए उसे स्टार्व करा रही है, उसको डेसिकेट करेगी, उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करके रहेगी, वो तो मुझे दैट फॉर श्योर हूं। बट तुम अपना ख्याल रखना, सिबिल से थोड़ा दूर रहना क्योंकि वो तुम पे एक तरह से स्पेल कर सकती है, तुम्हारे दिमाग को अपने काबू में कर सकती है, पहले भी कर चुकी है, तो बी केयरफुल। और ये कहने को बोलता है हाँ जब तक मेरे पास ट्यूनिंग फोक है तब तक तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी हम देखते हैं कि बोलते हैं ओके आई लव यू बाय। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर अलारिक आ जाता है। अलारिक आने के बाद हम देखते हैं उसके पीछे उसकी इंटर्न आ रही थी और तभी अलारिक बोलता है मैंने तुम्हें आज आने से मना किया था ना। और ये कहने के बाद इंटर्न बोलती है हाँ मना तो किया था, मुझे लगा कि फिर भी आ जाती हूँ, ऊपर से क्या तुमने किसी को किडनैप करके रखा है क्या बेसमेंट में किसी लड़की को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलारिक और स्टेफन चुप हो जाते हैं और तभी उसकी इंटर्न बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, चलो मैं चलती हूँ यहाँ से। और ये कहने को चली जाती है और हम देखते हैं कि अब स्टेफन को अपने भाई के बारे में पता लगाना था, बट वो सोचते हैं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई बैड न्यूज अब तक सुनी नहीं है। फिर हम देखते हैं अलारिक और स्टेफन सीधा जाते हैं बेसमेंट की तरफ और हम देखते हैं वो ट्यूनिंग फोक बजाते हैं, जिसे हम देखते हैं कि अब सिबिल एकदम होश में आ जाती है और बोलती प्लीज इसे बंद करो। और ये कहने को बोलते हैं कैसी पावरफुल हो तुम एक तरह से स्ट्रिंग से कमजोर पड़ जाती हो। और तभी सिबिल बोलती है हाँ तुम कितने पावरफुल वैम्पायर हो जो स्टिक से मारे जा सकते हो, तुम भी कोई बड़े पावरफुल नहीं हो। और ये कहने के बाद अब अलारिक क्वेश्चन पूछता है कि इसका मेरी बेटियों पे असर क्यों हो, तुम बताओगी। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है कि अगर इसका असर तुम पे होता है तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज बंद कर देता है तो मेरा भाई अभी भी तुम्हारे अंडर कंट्रोल क्यों है। और ये कहने के बाद बोलती है सिबिल तुम्हें ये परवाह नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हें भाई की परवाह है, तुम अब तक मुझे जान नहीं पाए हो। पहली बात तुम्हारा भाई मुझे सर्व करना चाहता है क्योंकि उसने डार्केस्ट हेल देख लिया है और उसको वहां पर नहीं जाना है, उससे बेटर वो मुझे सर्व कर रहा है और वो उसकी खुद की मर्जी हो चुकी है।
और ये कहने के बाद बोलती है तुम मेरी स्टोरी तो जान लो, मैं कौन थी और मैं कहां से आई हूँ। और तभी हम देखते हैं वो बोलती है तुम्हें स्टोरी पढ़ना तो पसंद होगा ना अलारिक प्रोफेसर। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है हाँ पसंद है, बट फालतू नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट कहानियां। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ तो फिर बताती हूँ एक लड़की की कहानी जो एक छोटे से विलेज में रहती थी नियर मेडिटेरियन सी। और वहां पर जब पता चला लोगों की उसके पास साइकिक पावर है, उसको पकड़ा, एक राफ्ट में बैठाया और उसको खाली समुद्र के अंदर छोड़ दिया एक राफ्ट में, जहां से वो टकराते हुए एक आइलैंड पे चली गई जहां पर बंजर था, पूरा कोई इंसान नहीं था उस आइलैंड के ऊपर। और साइकिक लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता था पास्ट में। और वहां पर मुझे मिली आइलैंड वाली लड़की जो मेरी बहन जैसी थी, जिसने मुझे साथ दिया और हम एक दूसरे की साइकिक एबिलिटीज को यूज करते हुए हम रियल सिस्टर्स जैसे बन गए थे। फिर से बिल बोलती है इसी तरह साइरन सिस्टर्स बनी थी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ स्टेफन, तुम अपने भाई की चिंता इतनी क्यों करते हो, क्योंकि मेरी बहन भी मेरी इतनी चिंता करती है। तभी स्टेफन बोलते है करेगी मतलब क्या। और ये कहने का बोलती है हाँ मेरी भी एक सिस्टर है, मैं यहाँ पर अंदर हूँ, वो बाहर है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और ये सब सुनने के बाद बोलते तुम दो। और ये कहने को सिबिल बोलती है तुम्हें नहीं पता हम हमेशा दो बताई जाती हैं साइरन्स, हम दो हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों एकदम हैरान थे और डर जाते हैं कि वो कहां पर है। फिर हम देखते हैं लाल की इंटर्न जॉर्जी को जो सीधा उसके घर में चुपचाप अंदर चली जाती है और वहां से वो बुक चुराने की कोशिश कर रही थी उन सब के बारे में जहां पर वो रिसर्च कर रहे थे। तभी हम देखते हैं पीछे से सेलिन आ जाती है जो उनकी बेबी सीटर थी और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और चोरी छुपे आती रहती हो क्या। और तभी उसकी इंटर्न बोलती है हाँ मैं कभी कभी आ जाती हूँ, कभी ना कभी लालिक से टाका भिड़ना ही है मेरा। और ये कहने के बाद बोलती है चलो मैं लालिक को फोन करके पूछती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और ये कहने के बाद इंटर्न बोलती है उससे पूछ के आई हूँ, फोन करने की जरूरत नहीं है। बट तभी सलीन फोन करने की कोशिश करती है तो उसके हाथ से फोन छीनती है और बोलती है अगली बार ट्राई भी मत करना। और सलीन को धमकाना स्टार्ट करती है जॉर्जी। तभी अलारिक के पास सलीन का फोन आता है और ये देखने को बोलता है शायद कोई गड़बड़ है, मैं जाके फोन करके आता हूँ। ये कहने को वहां से चला जाता है। और ये कहने के बाद अब से बिल बोलती है सलीन ये तो शायद साइरेनिक नाम लगता है, शायद ये भी हो सकती है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है अपनी स्टोरी बताओ आगे क्या हुआ और रियलिटी क्या है। और ये कहने बोलती है नहीं अलारिक को आने दो तब बताती हूँ। और तभी हम देखते हैं फिर से मारता है वो ट्यूनिंग फोक जिससे उसको सर में दर्द होता है और बोलती बताती हूँ तुम जो करोगे उससे सब कुछ फास्ट नहीं होने वाला है। और ये कहने बाद एक्सप्लेन करने लगती है अपनी स्टोरी को। अब फिर हम उस आइलैंड पे देखते हैं जहां पर वो दोनों भूखी मर रही थी और एक दूसरे के साथ के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। तभी हम देखते हैं उन्हें एक शिप दिखाई देता है जिसको आवाज मारने के लिए एक लड़की आगे बढ़ती है और बोलती है इतनी दूर तो मेरी आवाज जाएगी नहीं। और तभी दूसरी लड़की बोलती है हम अपनी साइकिक पावर यूज कर सकते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बाद साइकिक पावर से उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं शिप उनकी तरफ आने भी लगता है और ये देख के दोनों खुश हो जाती हैं। और पता चलता है आइलैंड वाली लड़की ने पहले भी किया हुआ है और ये उसका पहले का बनाया प्लान है। वो उन लोगों को यहाँ पर बुलाती है, शिप टूट जाते हैं जैसे ही शोर के पास आ जाते हैं क्योंकि वहां बड़े बड़े पत्थर थे और सारे सेलर्स मर जाते हैं। बट जितना भी उनका सामान होता है शिप पे वो आइलैंड की तरफ अपने आप आ जाता है पानी के बहाव से और उसे वो कलेक्ट करके खा लेते हैं। ये उनको रूटीन बन चुका था। तभी वो आइलैंड वाली लड़की कुछ मीट के पीस लेके आती है और ये देखने के बाद उसको खाने से मना कर देती है जो गांव से आई हुई लड़की थी और बोलती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ और तुम्हें पता था ये सब होने वाला है। और तभी बोलती यही एक वे है, यहाँ इस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है, बंजर है आइलैंड, यहाँ पर ना कोई जानवर है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें यही सब खाना पड़ेगा। और ये लोग उनपे जिन पे तुम रो रही हो अच्छे लोग नहीं थे, ये वही लोग थे जिनने हमको गांव से निकाल दिया है या मरने के लिए छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं वो गांव वाली लड़की बोलती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को अगर देना होता तो हमको दे देते, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। और जबरदस्ती मना करती है वो सब खाने से और रोने लग जाती है। तभी सिबिल बोलती है तुम्हें स्टोरी कुछ फैमिलियर लगेगी, एक संत भाई और एक इविल, तुम्हारी स्टोरी है बिल्कुल ये, बट मैं जानना चाहती हूँ तुम इसमें से कौन हो स्टेफन, तुम वो गांव वाली लड़की हो जो इनोसेंट है या आइलैंड वाली लड़की है जो इविल है, इसे तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। और ये कहने के बाद स्टेफन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब फिर हम देखते हैं लारिक बाहर जाके बात करने लगते सलीन से और बोलते क्यों कॉल किया। और तभी वो बताते हैं तुम्हारी इंटर्न जॉर्जी आई थी, यहाँ से चोरी छुपे घर में आने के बाद बुक चुरा के ले गई है और वो शायद तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। और ये कहने के बाद लारिक बोलता है मैंने कोई बुक नहीं मंगाई है। और तभी हम देखते हैं उसे लगता है उसके आसपास कोई है और वो ढूंढते ढूंढते उस बेसमेंट की गुफा के अंदर जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं उसे बाहर खड़ी जॉर्जी दिखती है और जॉर्जी बोलती है आई एम सॉरी मुझे करना पड़ेगा और उसे वोल्ट के अंदर बंद करके वहां से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बात कर रहा था सिबिल से और बोलता है मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरे भाई से, जब से तूने उसको पोजेस किया तब से हमारी दुश्मनी बन गई है, तू मेरे भाई को छोड़ दे कि सब कुछ बेटर हो जाएगा। और ये कहने को सिबिल बोलती तुम बिल्कुल उसकी तरह ही साउंड करते हो, उस आइलैंड वाली लड़की की तरह, बिल्कुल वैसी बातें, क्योंकि
जब उस गांव वाली लड़की को पता चला कि गॉर्डन उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, ना खाने को दे रहा है, तो बहुत ज्यादा निराश हो गई और उसकी बहन के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई सब कुछ सही करने की। और वहां पर वो आइलैंड के दूसरे साइड जाके हंट करने लगी जिसकी वजह से उन्हें खाना मिल सके, और वो गांव वाली लड़की को फीड करने लगी थी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, आइलैंड के एक हिस्से में ही जानवर हो और उनको हंट करने अकेली जाती हो, इतना खतरा मोड लेकर, और आइलैंड वाली लड़की। और ये कहने को सिबिल बोलते हैं यही तो बात है, वहां पर कोई था ही तो नहीं। तभी फिर स्टेफन बोलते हैं समझ गया मैं, वहां पर जितने भी शिप्स टूटते थे उनका रॉ मटेरियल तुम्हारे पास आ जाता था, खाने का, फूड, वो सब चीजें जिनको तुम पकड़ लेते थे। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है ऐसा कुछ नहीं था, जितने भी शिप्स थे उसके अंदर कोई भी खाने का सामान नहीं था। और ये कहने की बोलती है अब तुम्हें सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलने वाला है कि शिप्स के अंदर सिर्फ सेलर्स थे, सिर्फ यात्री थे, और इसका मतलब है कि वो इंसानों के ऊपर फीड करने लग रहे थे। और तभी सिबिल बोलती है उस इनोसेंट लड़की को एक मॉन्स्टर बना दिया उसकी बहन ने, उसको इंसानों का मांस खाने पे मजबूर कर दिया था। तभी सिबिल बोलती है देखो उस आइलैंड वाली बहन ने अपनी जो विलेज वाली बहन थी उसको ह्यूमन पे फीड करने पे मजबूर कर दिया था। तो अब मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ फिर से स्टेफन, तू उनमें से कौन से वाली सिस्टर है, आइलैंड वाली या फिर विलेज वाली? और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता देख मेरे भाई को इस चीज में मत डाल, हम दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते हैं और उनकी सुलह हो जाती है, हम एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा भाई हमेशा मेरा ही भाई रहेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सिबिल हंसती है और बोलती है तुमने अपने भाई को ओवर एस्टिमेट कर दिया है और मैंने मेरी बहन को अंडर एस्टिमेट। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आता है और एक रिवेन का इंजेक्शन मारकर स्टेफन को बेहोश कर देता है। और वहां पर हम देखते हैं कोई और नहीं जॉर्जी खड़ी थी, जिसे देखने के बाद सिबिल बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिर हम स्टेफन को देखते हैं जो अपने आप को उसी आइलैंड के ऊपर पाता है और यहाँ वहां देखने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके पास सिबिल आ जाती है और बोलती है यहाँ पर तुम्हारी ट्यूनिंग फोक नहीं जो मेरे दिमाग खराब करेगी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम मेरे दिमाग के अंदर हो। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ एक तरह से हूं भी और नहीं भी, और शायद ये मेरा भी दिमाग हो सकता है, पर तुम्हें एक तरह से दिखाना पड़ेगा क्योंकि तुम वर्दी हो। द बॉस ने ऐसा कहा है कि तुम उस वर्दी लिस्ट में आ चुके हो जिसको स्टोरी पता होनी चाहिए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कौन है तुम्हारा बॉस? और ये कहने को कुछ नहीं बोलते और बोलते मेरा पीछा करो क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और सिर्फ मेरे पीछे आ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर ले जाती है और वहां पर इंसानों के कंकाल थे। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है यहाँ पर क्या हुआ था? और ये कहने को बोलती है कि मेरी बहन इन लोगों के ऊपर मुझे फीड कराती रही सालों तक, जब तक ये जगह मैंने नहीं ढूंढ ली। ये बेस्ट हाइडिंग स्पॉट उसने ढूंढा था, ऐसी जगह जो पानी के अंदर रहती है पूरे टाइम तक, बट कभी कभी टाइड लो होने पे ये नजर आती है और यहाँ पर उन सारी डेड बॉडीज को छुपा देती थी लंबे टाइम से। और ये कहने के बाद बोलती है मैं ये मॉन्स्टर नहीं थी जो उसने मुझे बना दिया था और मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है तो मतलब तुम आइलैंड गर्ल नहीं थी? और ये कहने के बोलती नहीं मैं वो नहीं थी, मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया गया, मैं ऐसी नहीं थी। और तभी स्टेफन बोलता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिंपैथी दिखाऊं, जो तुमने अब किया उसका क्या? और ये कहने को बोलती है मुझे तुम्हारी सिंपैथी चाहिए नहीं चाहिए वो मैटर नहीं करता है, बट थिंग इज मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, बट अब मैं तुझसे पता करना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, आइलैंड वाली लड़की हो या फिर तुम विलेज हो इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि सेम स्टोरी तुम पे भी लागू होती है। वही हम देखते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर अब अलारिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और बोलता है सेकंड साइरन और कोई नहीं, एक तरह से जॉर्जी है मेरे हिसाब से, जिसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है और वो कुछ गड़बड़ करने वाली है, और उसी ने मुझे अदर साइड पे जाने का रास्ता दिखाया था इस गुफाओं के अंदर, और शायद वो बड़ी गड़बड़ कर रही है, मुझे अदर साइड पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आंखें तो फोल्ड कर सकता हूं बट कान कैसे करूं? तो शायद तुम्हारा वैम्पायर ब्लड मुझे शायद बाद में हील कर दे, मुझे अपने कान खराब करने होंगे। और तभी हम देखते हैं फोन पे ये सब रिकॉर्ड करता है कैरोलाइन के लिए एज अ रेफरेंस, और अपने कान में चाकू मार के अपनी हियरिंग एबिलिटीज को खत्म कर देता है और वो गुफा के और अंदर जाना चाहता है आंख पे पट्टी बांधकर और कान बंद करके उस दीवार के पार। उसी पॉइंट पे हम देखते हैं स्टोरी कंटिन्यू हो रही थी और वहां पर सिबिल बताने लगती है कि उसकी बहन को अब पता चलने वाला था कि उसकी छोटी सिस्टर जो विलेज वाली लड़की है उसको पता चलने वाला है कि उसको सब पता चल चुका है, और तुम उसका चेहरा देखना, उसका चेहरा देखने लायक होगा। और तभी स्टेफन से बोलती है डोंट वरी वो वैसे भी आ रही है, तुम देख लेना उसका चेहरा। तभी हम देखते हैं वहां सेलिन आती है और वो ह्यूमन की बॉडीज को फेंकती है, और ये देखने के बाद सिबिल बोलती है शायद तुम मेरी बहन से मिल चुके हो सेलिन। और तभी हम देखते हैं सेलिन सिबिल को देख के हैरान थी उस पुरानी स्टोरी में, और यहाँ पर स्टेफन हैरान था कि बच्चों की जान खतरे में है, स्पेशली कैरोलाइन की भी। फिर हम अगले सीन में सेलिन को ही देखते हैं जो दोनों बच्चों को गुड नाइट स्टोरी सुनाने वाली थी, बट तभी उसी के पास फोन आ जाता है जॉर्जी का, और जॉर्जी बोलते तूने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा?
और ये कहने को बोलती है जहां पर तुम हो वहां पर रुक जाओ, मैं वहां पर आ जाऊंगी तुम्हें अपने आप ढूंढने के लिए। और तभी हमें पता चलता है सेलिन ये सब करवा रही थी जॉर्जी से। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं दोनों बच्ची बोलती है हमें एक स्टोरी सुनाओ ना, और तभी ये कहने को बोलती है हाँ सुना तो दूंगी, बट ये थोड़ी फन स्टोरी है और तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करोगे। और तभी हम देखते हैं दोनों छोटी बच्ची यस कर देती हैं और तभी उन्हें बताती है द लेजेंड ऑफ आर्केडियस। तभी स्टेफन बोलता है मुझे यहाँ से निकलने दो, मुझे रियल वर्ल्ड में जाने दो। वो ये कहने को बोलती है रियली मैं तुम्हें जाने दूं और तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या नहीं, उसने मुझे ह्यूमन फ्लैश खिलाया। और क्या तुम्हें ये सबसे ज्यादा शॉकिंग लगता है या फिर ये वक्त तुम्हारी नैनी बन चुकी है तुम्हारे कैरोलाइन के बच्चों की, और तुम ये सब बातें जाके बता दोगे एलारिक को, मुझे पता है बट ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से नहीं सॉरी नीचे से ऑर्डर्स आए हैं। और ये कहने को उसके सर पे हाथ रखती है और उसको सारी मेमोरी मिटा देती है जो जो स्टोरी उसने बताई थी स्टेफन को। तभी हम देखते हैं स्टेफन उठता है और उसे कुछ भी याद नहीं था उस ड्रीम के बारे में, और ये कहने को बोलते तुम कर क्या रही हो, तुम भाग सकती थी यहाँ से क्यों नहीं भागी। और ये कहने को बोलती है मुझे तुमसे पहले जवाब सुनना है इसलिए मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर, तुम मुझे बताओ कि तुम आइलैंड वाली लड़की हो या फिर विलेज वाली, तुम्हें इस स्टोरी में बताना पड़ेगा तुम कौन हो। और तुम बताना चाहोगे कि या फिर मैं एक्सप्लेन करूं, तुम वो हो जो इंसानों पे फीड नहीं करता है, एक अच्छा मोंक है तब तक जब तक उसका भाई टाउन में वापस नहीं आ गया और उसकी जिंदगी खराब कर दी, या फिर तुम वो आइलैंड वाली लड़की हो जिसने अपने भाई को वैम्पायर में टर्न किया उसके मर्जी के बगैर क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता था और पूरी जिंदगी उसके भाई की जिंदगी खराब करने पे तुला हुआ है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता पुरानी बातें हो चुकी है दोनों के दोनों, मुझे इसके ऊपर बात नहीं करनी। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि डेमन को सारी बातें अभी भी ऐसी लगती है जैसे कल हुई हो और वो इन बातों को भूला भी नहीं है। तभी हम देखते हैं ये सारी बातें सुनने को स्टेफन वहां से जाता है बट उसे सिबिल रोकती है और बोलती तुम्हें भाई को बचाना है ना अपने को, तो तुझे बताना पड़ेगा मैं इतनी इविल हूं नहीं जितने तुम सोच रहे हो। और ये कहने को बोलता है हाँ मैं दोनों ही हूं, मैंने दोनों ही चीजें की हैं। और ये कहने को बोलती है तुम वर्दी हो यार, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच बोलोगे और इसलिए तुम्हें स्टोरी एंडिंग सुननी पड़ेगी आगे क्या हुआ था। तभी वो बताती है कि जैसे ही सिबिल को ये सब बातें पता चल चुकी थी ह्यूमन खाने वाली, तो उसने अपने आप को पहाड़ से नीचे गिर के मारने की कोशिश की। बट तभी हम देखते हैं उसकी बहन सेलिन को बहुत बुरा लगा और गिल्ट महसूस हुआ और वो रिक्वेस्ट करने लगी गॉड से उसकी बहन को बचाने के लिए, बट गॉड ने उनकी एक भी नहीं सुनी बट डेविल ने सुनी। वहां पर हम देखते हैं कि एक बंदा आ जाता है वो आर्केडियस और बोलते तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और ये कहने को बोलते तुम आर्केडियस हो ना बट तुम तो मर चुके थे। और ये कहने को बोलता है हाँ मैं तो मर चुका था। और ये कहने को बोलती है प्लीज मेरी बहन को सही कर दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तभी हम देखते बोलता मेरा नाम वैसे केड है और तुम मुझे केड बुला सकती हो और मैं तुम्हारी बहन को सही तो कर दूंगा बट एक डील होने वाली है। और ये कहने को बोलती है हाँ कुछ भी, मेरी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। तभी सिविल बताने लगती है कि मेरी बहन ने एक ऐसी डील की केड के साथ जिसकी वजह से हम यहाँ तक फंसे हुए हैं। उसने हम दोनों को इमोर्टल बना दिया बट एक डील के लिए कि हम उसको सर्व करेंगे, हम फ्लैश खाएंगे बट आत्माएं उसको देंगे हेल के अंदर। और ऐसी डील मेरी बहन ने कर दी थी केड के साथ जो एक डेविल है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है रियल हेल की बात कर रहे हो कि तुम। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है हाँ मैं रियल हेल की बात कर रही हूँ, असली का नर्क जहां पर तुम्हारा भाई जाने के चांसेस हैं। एक ही चांस है अगर तुझे अपने भाई को बचाना है तो वो ये है कि डेविल को ही मार दो। और ये सुनने के बाद स्टेफन हैरान था कि वो डेविल को जानता ही नहीं है तो मारेगा कैसे। अब फिर स्टेफन बोलता है शायद मैं इन चीजों पे बिलीव ही ना करूं। और तभी सिबिल बोलते तुम बिलीव नहीं करते थे वैम्पायर्स के ऊपर भी जब तक तुम एक वैम्पायर से प्यार में नहीं पड़े थे, और तुम्हें ऐसा लगता ही रहेगा बट ये रियल है, सब लोग बिलीव करते हैं। मैंने खुद को देखा है केड को और हेल रियल में है और तुम भी वहीं जाने वाले हो क्योंकि तुम भी एक तरह से वैम्पायर फेज में आने के बाद तुम एक रिपर बन जाते हो और तुमने कितने सारे लोगों के कत्ल किए होंगे और तुमने इतने सारे लोगों को मार के जो पाप किए हैं उसको तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और ये कहने को स्टेफन बोलते हैं तो 100 साल पुरानी बात है, मैं तो उसे भूल भी चुका हूं। और ये कहने को बोलते नहीं तुम अपने कितने भी अच्छे काम कर लो पर जो तुमने पाप किया वो तुम हटा नहीं सकते हो और तुम्हारी आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं जो केड को पता है, तुम भी नहीं तुम्हारे भाई को भी। और ये कहने को बोलता अच्छा तो मेरी भाई को क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम इस चीज में जब मेरी वजह से मेरा भाई बना है तो। और ये कहने के बाद अब सिबिल समझाने लगती है तुम्हारे भाई ने वो हेल कुछ सेकंड्स के लिए देखा और वो देखने को उसने ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर दी और सीधा केड को सर्व करने लग गया क्योंकि उसे हेल में नहीं जाना था। और ये हेल कैसे बना है तुम्हें पता है? केड को जब वो लोग मारने लग रहे थे, उसका मांस जलाने लग रहे थे, उसको जिंदा जला दिया था। उस मोमेंट के उसको पता चल गया कि सारे ह्यूमंस एक मॉन्स्टर्स है
और जब वो मरा उसने अपनी सारी साइकिक पावर को यूज करके एक अपना अलग ही वर्ल्ड बना दिया जिसे वो हेल कहता है, जहां पर वो आत्माओं के ऊपर सर्व करता है और आत्मा को एब्जॉर्ब करके जीता है। और वो तेरा वेट कर रहा है और तेरे भाई का भी, क्योंकि तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो एट लास्ट। फिर हम अलारिक को देखते हैं जो टनल्स के अंदर जाते जाते सीवर सिस्टम में चला जाता है और वो मिस्टिक फॉल्स के अंदर निकलता है, वही टावर के पास। और ये देखने के बाद उसको समझ नहीं आता वो कहां पर है और उसके साथ क्या हो रहा है। अब फिर हम देखते हैं सेलिन मिलती है जॉर्जी से और बोलती है जो मैंने काम किया था वो तूने किया, और तभी बोलती है नहीं वो बाहर नहीं आना चाहती। उसने कहा पिस ऑफ, वो नहीं आना चाहती एट ऑल, और तेरी हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये कहने बोलती है ओके उसको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं, बट मुझे मैसेंजर को मारना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो जॉर्जी को मार देती है और तभी जॉर्जी उठती है और देखती है कि उसकी लाश वहीं पड़ी है और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो चुकी है। वहीं पर हम देखते हैं सेलिन उसके ऊपर फीड करने लगती है और ये देख के डरने लगती है जॉर्जी। बट तभी हम देखते हैं लाइट बंद होने लगती है, ऑन होने लगती है। इस मोमेंट पे हम देखते हैं हवा में खिंच के गायब हो जाती है जॉर्जी। अब फिर हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी लेके जाता है एक अननोन जगह पर, और वहां पर एक बंदा मिलता है। उससे उसके क्राइम्स के बारे में पूछता है क्या क्या उसने गलत काम किया अपने लाइफ में, और ये पूछने के बाद उसके अंदर उससे ही आग लगा देता है और हम देखते हैं वो बंदा जलने लगता है और जल जल के मर जाता है। अब फिर हम देखते हैं वहां पर एक और बंदा आ जाता है और तभी हम देखते हैं उसको बचाने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं डेमन उसे पीछे हटाता है और बोलता है अब आग लग चुकी है उसके अंदर भी, अब वो नहीं बचने वाला है। थिंग इज मैं तुम्हें क्यों ना मारूं ये बताओ मुझे, और तुम्हारे दोस्त को मैंने ही मारा है और मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और तुम्हारा नाम क्या है। और ये कहने को बोलता है मेरा नाम है पीटर मैक्सवेल, पर तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये कहने को बोलता है हाँ मुझे नहीं पता उसको क्या चाहिए, बट एक लड़की है जिसका नाम सिबिल है, छोटी हाइट की है, हॉट है और इंसानों का मांस खाती है, शायद तुम जानते हो। और ये कहने को बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं डेमन की गर्दन पकड़ता है, उसे कंपेल करता है और पूछने लगता है तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ले सकूं। और ये कहने को बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मेरी दादी ने कुछ दिया था मरने से पहले वो बॉक्स, उसको मेरा बेटा भी ढूंढने आया था जो मेरा लास्ट फैमिली मेंबर बचा है, बट मैंने कभी उस बॉक्स को खोला नहीं और मुझे पता नहीं है। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर डेन बोलता है ऐसा करो अपने जूनियर को फोन करो जो तुम्हारा बेटा है और मैं खुद पता कर लूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन उसे कॉल करने देता है। तभी हम देखते हैं वो पीट से पूछता है डेमन कि तेरे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो ला के दे मुझे। और ये कहने के बाद वो ढूंढने लगता है और बोलता है नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ। और ये कहने को बोलता है कैसे हो सकता है तू कंपेल नहीं हो रहा है मुझसे। और ये कहने को उसकी घड़ी देता है जिससे पता चलता है उसके अंदर रिवेन थी और ये कंपेल नहीं हो पा रहा है। और ये देखने के बाद पीठ से बोलता है कि तूने जो किया है बहुत गलत है और तुझे अब मरना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं जैसे उसे मारता है पीछे से हम देखते हैं कि मैट आ जाता है और उसको गोली मारता है। और ये देखने के बाद डेमन बोलता है डोनोवन तू यहाँ क्या कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि अब मैट गुस्से में था, 3-4 गोलियां मारता है और पीट को अपना डैड बताता है। तभी हम देखते हैं उसके डैड को चोट लगी थी और तभी वो डेमन का हाथ कट करके अपने डैड को जबरदस्ती ब्लड पिलाता है और बोलता है आपको कुछ समझ नहीं आएगा अभी, बट मैं बाद में समझाता हूँ। और ये अभी मरा नहीं है। और हम देखते हैं डैड अपना पूरा जो घाव था उसका हील हो चुका था। और ये देखना बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। और तब बोलता है मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आप गाड़ी में जाके बैठो। और ये कहने के बाद उसके डैड को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि अब डेमन उठ चुका था बट देखता है कि उसको बांधा हुआ है और बोलता है मैट तूने मुझे क्यों बांधा हुआ है और तू चाहता क्या है। और ये कहने के बाद मैट बोलते है तू क्या चाहता है, मेरे डैड को मारने के लिए यहाँ पर क्यों आया है और तेरी हिम्मत कैसे हुई। और तभी डेमन बोलता है मैं तो किसी काम से यहाँ पर आया था पहली बात और मुझे नहीं पता था तुम्हारा डैड है, मुझे लगा कोई स्टूपिड है। और तभी हम देखते हैं मैट उसको मुक्का मारता है और बोलता है क्या तुम्हें अलीना माफ कर गई ये सब करने के लिए। और ये कहने के बाद हंसने लगता है और बोलता है मैंने तो टाइलर लॉकवुड को भी मार दिया, अब क्या करूं, मुझे तो मारना ही था, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मारता जाऊंगा। और ये सुनने के बाद मैट बोलता है ऐसा कैसे कर दिया तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू झूठ बोल रहा है, शायद तेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है इस वजह से और मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। और ये कहने को बोलता है नहीं मैंने उसको रोड पे पकड़ा, वो न्यूयॉर्क से आ रहा था और मैंने उसको मार दिया, और अगर तुम्हें इतना स्पेसिफिक नहीं लगता तो जाके खुद देख लो। और ये कहने के बाद अब मैट बोलता है अगर उसको मार दिया तो याद रखना मैं तुझे मार दूंगा और अलीना भी तुझे जिंदगी में माफ नहीं करेगी। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है मैं अलीना को कब का भूल चुका हूं, मेरी लाइफ में एक और लड़की आ चुकी है और मुझे कोई परवाह नहीं है अलीना की। और ये कहने के बाद मैट बोलता है फिर तो मैं तुझे जरूर मार के रहूंगा और उसको मुक्का मार के सीधा चला जाता है यहाँ से। अब हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेमन अकेला था और बोलता है शायद प्लान भी करना पड़ेगा और अपनी चेयर को घुमाते घुमाते ले जाता है एक बड़े से रैक के पास और उसे अपने ऊपर गिरा देता है जिससे चेयर टूटती है और बाहर निकलने लगता है। और हम देखते हैं उसे एक बॉल मिलती है मेटल की और ये देखने को बोलता है हेलो ब्यूटीफुल, शायद मैं तुम्हें यहाँ पर यही ढूंढने के लिए आया था। और ये देखने के बाद सिबिल बहुत ज्यादा खुश होने वाली है और हम देखते हैं जो ढूंढने आया था वो उसे मिल चुका था। तभी हम देखते हैं मैट अपने डैड के साथ कार में जा रहा था और तभी उसका डैड बोलता है सब रियल है, वैम्पायर सुपरनेचुरल चीजें। और तभी मैट बोलता है हाँ ये सब रियल है और आपके हाथ पे जो रिवेन वॉच है उसने आपको बचा लिया।
और ये कहने के बाद बोलता है हाँ आप समझा, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ये कहा करती थी, अ कप ऑफ रिवरेंट टी एवरी डे मेक्स अ वैम्पायर बे। और मुझे अब समझ में आया है, और ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट था मिस्टिक फॉल छोड़ने का, मेरी ग्रैंड माँ को छोड़ना। और ये कहने के बाद मैट बोलता है मैं भी छोड़ना चाहता हूँ और हर किसी को छोड़ देना चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो एक जगह पर रुकते हैं, और जैसे वो अपनी डिक्की खोलता है वहां पर हम देखते हैं एंजो की लाश थी। और ये देखने के बाद इमोशनल हो जाता है और वहीं पर बैठ के रोने लग जाता है। और हम देखते हैं उसके फादर उसको सपोर्ट कर रहा था, और वो समझ पा रहा था कि उसका बेटा किस चीज से गुजर रहा है, जहां पर वो वैम्पायर और सुपरनेचुरल चीजों से घिरा हुआ है और अकेला है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब देखेंगे कि क्या होने वाला है आगे एपिसोड में। सिबिल को चीज मिल चुकी है, उससे वो क्या करेगी ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और दी ओरिजिनल जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं जैसे ही दी वैम्पायर डायरीज खत्म होता है। तो प्लीज वेट फॉर इट, बिना घोच पोच के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कहीं मैं टीवीडी और कहीं ओरिजिनल एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं एक साथ एक ही करूंगा। जैसे ही खत्म होता है नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट दी ओरिजिनल। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।